Hello students, this is Arpit Gupta on behalf of Shiv Jyoti Educational Group Kota. I hope you all are well at your places and you are continuously revising your previous chapter. Okay students, now we will continue our chapter number 11 and the name of the chapter is International Business. In this particular chapter, we have already discussed some of the things, that is what is the meaning of the international business, how international business has been done, and what are the overall importance of this particular. So students, in this particular chapter, the procedure for export and import has been deleted for this time, for that session 2020 and 21. So we will discuss with our next topic, that is foreign trade promotion measures schemes. So let's start with the topic. The first thing is, that is the details of various trade promotion measures and schemes available to the business firms and to facilitate their export and import operations. That means there are various types of facilities which has been provided by the government for exporting the goods. That means your tax will be not be charged by the government. अब इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है कि भाई जब भी हम कोई भी चीज एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक डिलीट हो गया लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू हमें पता होना चाहिए कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में चीजें चलती कैसे हैं। अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट में हमें क्या देती है, कुछ बेनिफिट्स देती है, क्योंकि जब हम कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन से क्या आता है, फॉरेन करेंसी, और जिससे हमारा फॉरेन रिजर्व इंक्रीज होता है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप मैक्सिमम एक्सपोर्ट कीजिए, मैक्सिमम आप फॉरेन करेंसी इंडिया में लेकर आइए, और जो मैन्युफैक्चरिंग पे आपके ऊपर टैक्सेस लगते हैं उन टैक्स को हम हटा देंगे, आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं करेंगे। अब वो टैक्सेस क्या क्या हैं? पहले के टाइम में जब जीएसटी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, दैट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो बहुत तरीके के टैक्स लगते थे स्टेट वाइज। दैट मीन्स एक्साइज ड्यूटी लगती थी, कस्टम ड्यूटी लगती थी। कस्टम ड्यूटी अभी भी प्रिवेलिंग है लेकिन कुछ हद तक, उससे पहले लगता था सेल्स टैक्स। तो ये सारे टैक्सेस आपको पे करने होते थे गवर्नमेंट को, कि जब आप अल्टीमेटली गुड सेल करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने कहा देखिए सुनिए, अगर आप ये गुड्स जितना भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको आप एक्सपोर्ट कर देते हैं, दैट मींस आप अगर दूसरी कंट्री में भेज देते हैं, तो ये जो टैक्सेस आपके ऊपर लग रहे हैं इनको हम हटा देंगे, ये टैक्सेस आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। तो कितना ज्यादा बेनिफिट हो गया, जो भी इनकम हम वहां से जनरेट करेंगे वो सारी इनकम हमारे लिए क्या हो जाएगी, प्रॉफिट का पार्ट हो जाएगी, उसके ऊपर हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। दैट मीन्स जो भी टैक्स आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है वो टैक्स आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। दैट मीन्स इनिशियल स्टेज पे गवर्नमेंट आपसे चार्ज करेगी, वो क्यों चार्ज करेगी, वो करेगी आपका एज अ सिक्योरिटी के तौर पे, कि भाई कल को आपने एक्सपोर्ट के सारे बेनिफिट्स ले लिए और गुड्स को इंडिया में ही सेल कर दिया तो उस चीज की गारंटी के लिए आपसे क्या किया जाता है, इनिशियल लेवल पे सारे टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं। जब आपका गुड्स एक्सपोर्ट हो जाता है और एक्सपोर्ट होने के बाद फॉरेन करेंसी इंडिया के अंदर आ जाती है, तो ये सारे टैक्सेस आपको रिटर्न कर दिए जाते हैं, बिकॉज ये आपको रिटर्न किए जा रहे हैं, उसी से उसका नाम है ड्यूटी ड्रॉबैक। दैट मींस जो ड्यूटी आपके ऊपर चार्ज की गई थी उसको हम वापस से रिटर्न कर देंगे, वापस से आपको बैक कर दी जाएगी। तो देखिए, since the goods meant for the exports are not consumed domestically, that means जो goods export के लिए बनाए गए हैं, स्पेशली जो अभी हम बात करेंगे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, जो ऐसी यूनिट्स है जो स्पेशली गुड्स किसके लिए बनाती हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए। मतलब जितना भी वो प्रोडक्शन करेंगे उसका 100% पार्ट कहां पे चला जाएगा, फॉरेन कंट्रीज में सेल होने के लिए चला जाएगा। तो ऐसे जो भी गुड्स जो हमने एक्सपोर्ट पर्पस के लिए बनाए हैं, जो हमारी कंट्री में कंज्यूम नहीं होंगे, डोमेस्टिकली कंज्यूम नहीं होंगे, उनके बारे में बात की जा रही है। These are not subject to the payment of various excise and custom duties। अब दो तरीके के टैक्सेस हमारे सामने आते हैं, पहला आता है एक्साइज और दूसरा आता है कस्टम ड्यूटी। एक्साइज जो चार्ज होता था वो किस पे चार्ज होता है, एक्साइज चार्ज होता है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, ठीक है। जब आप कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर करके फैक्ट्री से बाहर ले जाएंगे, फैक्ट्री गेट से जब गुड एग्जिट होगा तो वहां पे एक ऑफिसर खड़ा होगा और उसे बोला जाएगा एक्साइज ऑफिसर। वो बोलेगा कि जितना भी आपने प्रोडक्शन किया है उस पे हम एक ड्यूटी, एक टैक्स चार्ज करेंगे और उसी को बोला जाएगा एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट लगता है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटीज का मतलब होता है कि जब कोई भी गुड्स हमारी टेरिटरी या हमारी बाउंड्री से दूसरी जगह जा रहा है या दूसरी कंट्री के बाउंड्री से इंडिया के अंदर आ रहा है, तो जब पोर्ट्स पे शिप आएगा और गुड्स को उतारा जाएगा तो उस टाइम कस्टम ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ योर गुड्स, राइट। Any such duties paid on the export goods are therefore refunded to the exporters on production of proof of export। That means अगर
आपने गुड्स बनाया है एक्सपोर्ट पर्पस के लिए और आप उसका कोई प्रूफ दे देते हो कि भाई वो गुड्स मैंने 100% एक्सपोर्ट कर दिया है, तो जितना भी टैक्स आप, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे कस्टम ड्यूटी हो, जो भी टैक्सेस आप पे करके आए हो, गवर्नमेंट आपको रिफंड कर देती है। ओके ओके, नेक्स्ट थिंग इज एक्सपोर्ट अंडर दी बॉन्ड। दैट मीन्स यहां पे क्या है, बॉन्ड क्या होता है, पहली चीज हमें वो समझनी पड़ेगी कि बॉन्ड का मतलब क्या होता है। बॉन्ड एक तरीके की गारंटी होती है, ठीक है, कि भाई हम गारंटी ले रहे हैं कि ये जो गुड्स हम मैन्युफैक्चर करेंगे ना, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। गवर्नमेंट बोलेगी क्या गारंटी, कल को आपने यहीं पे सेल कर दिया तो हम आपसे कैसे टैक्स रिकवर करेंगे, क्योंकि गुड्स तो आप बना चुके और सेल हो गया अल्टीमेटली। तो जो मैन्युफैक्चरर है उससे गारंटी ले ली जाती है, एक बॉन्ड साइन करवा लिया जाता है उस एप्रोप्रिएट वैल्यू का, और वो एप्रोप्रिएट वैल्यू कितनी होगी, जो बॉन्ड की वैल्यू होगी वो आपका जितना भी टैक्स लगेगा उससे डबल अमाउंट का बॉन्ड होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके ऊपर 10,000 की ड्यूटी चार्ज हो रही है, एक्साइज ड्यूटी, तो बॉन्ड होगा 20,000 का, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, दिस फैसिलिटी एंटाइटल्स फर्म्स टू प्रोड्यूस गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ एक्साइज एंड अदर ड्यूटीज, क्योंकि जब हमने बॉन्ड साइन कर दिया, गवर्नमेंट को एक श्योरिटी हो गई कि भाई ये पर्सन टैक्स पे कर ही देगा, तो फिर हमें एक्साइज और अदर ड्यूटीज पे करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। गवर्नमेंट बोलती है बॉन्ड हमारे पास तब तक रखा रहेगा जब तक आप हमें एक्सपोर्ट का कोई प्रूफ नहीं दे दोगे। एक बार गुड्स आपका एक्सपोर्ट हुआ, चाहे फॉरेन करेंसी आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन अगर गुड्स आपका एक्सपोर्ट हो चुका है, फॉरेन कंट्री में सेल हो चुका है, तो भी हम आपका क्या करेंगे, बॉन्ड को कैंसिल करेंगे, नहीं तो बॉन्ड को एग्जीक्यूट करा लिया जाएगा और आपका जो 20,000 का अमाउंट है वो हम रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज एग्जेम्पशन फ्रॉम द पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स। ठीक है, सेल्स टैक्स कब लगता है, सेल्स टैक्स लगता है गुड्स की सेल करने पे, मतलब जब भी आप किसी भी जगह पे सेल करते हो गुड्स को, जब अल्टीमेटली कंज्यूमर को गुड्स बेचा जाता है तो उसके ऊपर लगता है सेल्स टैक्स, राइट। अब देखिए, गुड्स मेंट फॉर द एक्सपोर्ट पर्पस आर नॉट सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स इवन फॉर द लॉन्ग टाइम इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑपरेशंस। दैट मींस जो भी इनकम आपकी एक्सपोर्ट से आ रही है, जब आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो और जो इनकम वहां से जनरेट कर रहे हो, तो उस एक्सपोर्ट पे से जब भी आप करोगे आपका सेल्स टैक्स को रिफंड कर दिया जाएगा या फिर सेल्स टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा। बिकॉज हमारा पर्पस क्या है, यहाँ पे हमें फॉरेन करेंसी जनरेट करनी है, क्योंकि इंडिया की भी बहुत सारी लाइबिलिटीज है जो फॉरेन में पे करनी होती है और उसके लिए हमें फॉरेन करेंसी चाहिए होती है। तो अगर कोई पर्सन फॉरेन करेंसी इंडिया में लेकर आएगा तभी तो हम अपनी फॉरेन लाइबिलिटीज को पे कर पाएंगे। तो इसी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, बेनिफिट्स देती है, राइट। दूसरा यहां पे कंसेप्ट आता है कि भाई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, जो हमने आपको अभी हमने चीज डिस्कस करी थी, ऐसी यूनिट जो 100% गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, किस चीज के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। होता क्या है, मान के चलिए इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें से एक पार्ट हम अलग कर देंगे, मतलब होगा तो वो इंडिया के अंदर ही, लेकिन उस पार्ट को इंडिया का पार्ट नहीं माना जाएगा, उसे बोला जाएगा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। दैट मींस वो जो प्रोडक्शन करेंगी वहां पे जितनी भी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश होंगी उसको इंडिया का पार्ट ना मान के फॉरेन का पार्ट माना जाएगा, और जो भी प्रोडक्शन वहां पे होगा वो सारे गुड्स के किस लिए काम आएंगे, एक्सपोर्टिंग पर्पस के लिए। आप कोई भी गुड्स वहां पे इंडियन मार्केट में वहां पे मैन्युफैक्चर हुआ सेल नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट, एडवांस लाइसेंस स्कीम। दैट मींस यहां पे आपको क्या होगा, गवर्नमेंट, आपको एक चीज पता है कि जब हम कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो हमें लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, आरबीआई से और हमारी फेमा से, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इन सारे एक्ट्स में आपको परमिशंस लेनी पड़ती है कि भाई हम गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे। उस लाइसेंस को गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई आप अप्लाई करते हो, उसमें कुछ प्रोसीजरल टाइम लगता है, लेकिन अगर आपको गुड्स इमीडिएट बेसिस पे एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको एडवांस में गवर्नमेंट लाइसेंस दे देती है कि भाई आपका जब तक अप्रूवल होती है, आपको टेम्पररी बेसिस पे हम लाइसेंस दे रहे हैं ताकि आपके गुड्स एक्सपोर्ट करने में किसी तरीके की दिक्कत ना हो, राइट। तो देखिए, it is a scheme under which an exporter is allowed to duty free supply of domestic as well as imported inputs required for manufacturing of export goods। that means क्या है कि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है उसको हम परमिशन दे रहे हैं कि भाई आप बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करे गुड्स को एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है, हम आपसे कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, हमारी परमिशन है आपको। दैट मींस ये लाइसेंस आपको क्या दे रहा है, परमिशन दे रहा है गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। देखिए ये चीज क्या होती है,
The main object of this scheme is to encourage the import of capital goods from export production. That means यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो भी इंपोर्ट करें हमने कैपिटल गुड्स, वो किस चीज में काम आने चाहिए? गुड्स बनाने के लिए जो हम एक्सपोर्ट करेंगे। दैट मीन्स जो मशीनरी फॉरेन कंट्री से हम लोग परचेज करके आए तो उस पर टैक्स लगेगा, राइट है। जो भी गुड्स हम फॉरेन से परचेज करके आते हैं उस पर टैक्स लगता है। लेकिन अगर वो गुड्स आपका यूज आ रहा है ऐसे गुड्स बनाने के लिए जिन्हें हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें आपको कोई भी ड्यूटी चार्ज नहीं होता, उसमें आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, क्योंकि वो जो मशीनरी आप लेकर आए हो वो आप किस लिए यूज में लेने वाले हो? एक्सपोर्ट करने के लिए, गुड्स को बाहर भेजने के लिए। This scheme allows export firms to import capital goods at negligent or lower rates. That means यहाँ पे आप गुड्स को इंपोर्ट करो या तो हम आपके ऊपर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, और अगर करते भी हैं तो एज कंपेरेटिव टू अदर इंपोर्टर्स बहुत कम चार्ज करेंगे। ठीक है, तो बेनिफिट मिल गया मेरे को कि भाई अगर मैं कोई भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूंगा जो एक्सपोर्ट के लिए काम आएगी, जो एक्सपोर्ट करने के लिए काम आ रही है, तो उसके लिए मेरे को इंपोर्ट पे या तो कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, या अगर टैक्स चार्ज होता भी है तो मेरे को बहुत लोअर रेट से टैक्स चार्ज किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट थिंग इज scheme for recognizing export firms and export houses, trading houses and superstar trading houses। देखिए कई बार क्या होता है, हम डायरेक्टली गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं करते क्योंकि उसमें बहुत सारा प्रोसीजर होता है, बहुत अलग अलग अथॉरिटीज से परमिशन लेनी होती है, कस्टम डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होती है, अलग अलग तरीके के लाइसेंसेस लेने होते हैं। तो कुछ ऐसी एजेंसीज होती हैं जिनके पास परमिशन होती है और वो आपके बिहाफ पे गुड्स को एक्सपोर्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी एस्टेब्लिशमेंट को बनाया हुआ है जो आपकी हेल्प करेगी गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। आपको इस सिचुएशन में किसी भी तरीके का कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट में किसी भी तरीके की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इन एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस के पास जाकर अपने गुड्स को दे दीजिए, कुछ फीस ये आपसे चार्ज करेंगे और आपके गुड्स को अल्टीमेटली फॉरेन कंट्रीज तक पहुंचा दिया जाएगा। तो देखिए, विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ to promote established exports and assist them in marketing their products in the international markets, the government grants the status of export houses। That means ये जो फर्म्स हैं ये क्या करेंगी, जितने भी लोग अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या फॉरेन कंट्रीज में भेजना चाहते हैं उनको ये हेल्प करेंगे गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। ऑल राइट, नेक्स्ट थिंग इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। देखिए अभी तक हमने जो बात करी वो गुड्स की, लेकिन कई बार क्या होता है हम कुछ सर्विसेज को भी एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर क्या हो गया जैसे मैंने कोई भी मशीनरी इंडिया में बनाई, मशीनरी बनाकर मैंने एक्सपोर्ट कर दी उस मशीनरी को, अब वहां का जो पर्सन है उस मशीनरी को यूज कर रहा है, उसको मशीन में आ गई प्रॉब्लम और उसे चाहिए सर्विसेज, तो मैं यहां से अपने टेक्नीशियंस फॉरेन कंट्री में भेजूंगा। तो अल्टीमेटली जो पर्सन है जो सर्विसेज दे रहा है वो तो कौन है, इंडिया का, और जो सर्विसेज लेने वाला है वो पर्सन कौन है, फॉरेन कंट्रीज का। तो मेरी यहाँ पे सर्विसेज भी क्या हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है। तो चाहे मैं गुड्स या सर्विसेज किसी की भी बात करूं, दोनों पे मेरे को किसी भी तरीके की ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो बंदा वहां पे गया है सर्विसेज देने वो भी वहां से कुछ कंसिडरेशन चार्ज करके आएगा, और वो किस में होगी, फॉरेन करेंसी में, राइट। नेक्स्ट थिंग इज एक्सपोर्ट फाइनेंस। देखिए, एक्सपोर्टर्स रिक्वायर्स फाइनेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। Finance is also needed after shipment of goods because it may take some time to receive payments from the importers। That means यहाँ पे क्या है, जो आप गुड्स बना रहे हो उसके लिए आपको पैसे की जरूरत है, फाइनेंस की जरूरत है। अब होगा क्या कि भाई देखिए, जो गुड्स मैंने क्रेडिट पे सेल कर दिया फॉरेन में, फॉरेन कंट्री में, अब वो पर्सन मेरे को उस टाइम पीरियड के बाद ही पेमेंट करेगा, जितने की मैंने उसको क्रेडिट दी होगी उसी के बाद वो मेरे को पेमेंट करेगा। तो तब तक मेरे पास पैसे कहां से आएंगे, तब तक मेरे पास फंड्स अवेलेबल कहां से होंगे। तो उस सिचुएशन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो इसमें होता क्या है, एक्सपोर्ट फाइनेंसेस आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं बाय ऑथराइज्ड बैंक्स। मतलब ये बैंक्स क्या होंगी, ये आपको एक्सपोर्ट करने के लिए गुड्स फाइनेंस अवेलेबल करवाएंगे कि भाई ठीक है आप गुड्स मैन्युफैक्चर करना चाहते हो और ये गुड्स सारा एक्सपोर्ट होने वाला है, तो हम उसके लिए आपको फाइनेंस अवेलेबल करवाएंगे। ये फाइनेंस उस ड्यूरेशन तक का होगा जब तक मेरे को फॉरेन के रेजिडेंट से वो पेमेंट नहीं मिल जाता। ठीक है, एक बार मेरी कैपिटल आएगी, मैं बैंक को उसका फंड्स रिटर्न कर दूंगा और मैं अपनी कैपिटल फिर बिजनेस के लिए यूज कर सकता हूं। ऑलराइट, नेक्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स।
देखिए, export processing zones are the industrial states which form enclaves from the domestic tariff areas. They are usually situated near the seaports, airports. They are intended to provide an internationally competitive duty-free environment. That means ये क्या है, जितना भी goods export होगा उसमें जितनी भी प्रोसेसिंग लगेगी, मींस आपको गुड्स वहां पे ले जाना पड़ेगा, उसका वैल्यूएशन होगा, फिर शिप में लोडिंग होगी, उसके बाद वहां से परमिशन मिलेगी आपको कस्टम डिपार्टमेंट से, और अल्टीमेटली फिर आपका गुड्स यहां से डिस्पैच किया जाएगा। तो ये जितने भी प्रोसेसिंग हो रहे हैं वो प्रोसेसिंग करने का काम ये इंडस्ट्रीज करती है, ठीक है, कि भाई आप गुड्स लेकर आ जाओ, आगे का जितना भी काम होगा बेसिकली कमीशन एजेंट जो काम करते हैं उसी तरीके से ये लोग भी काम करते हैं कि आपको अगर प्रोसेस नहीं पता आप हमारे पास आइए, पूरा प्रोसेस हम आपके लिए कर देंगे और आप हमें हमारी फीस पे कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इज 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। देखिए, जो हमने अभी बात करी EOU, ये उसी का पार्ट है। यहाँ पे बोल रहा है कि भाई कोई भी चीज हो, कोई भी गुड्स हो, कई बार क्या होता है कि भाई हम जब गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं उसका सेग्रीगेशन कर देते हैं कि भाई हमने 100% प्रोडक्शन किया, उसमें से 50% तो इंडियन टेरिटरी में काम आने वाला है और 50% एक्सपोर्ट होने वाला है। लेकिन ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती है, मतलब जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होगी उसका 100% पार्ट कहां जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। इंडिया में या डोमेस्टिक मार्केट में उसका बिल्कुल भी कंजम्पशन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट थिंग इज योर ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। अब इसमें भी क्या होता है, देखिए, The government of India has also set up from time to time various institutions in order to facilitate the processing of foreign trade in our country. That means government ने भी क्या कर रखा है, कुछ डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं जो इन्हीं लोगों के लिए काम करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए गुड्स को, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट्स कौन कौन से देखते हैं, सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। The Department of Commerce in the Ministry of Commerce, Government of India is an apex body responsible for the country's external trade and all the matters connected with it. मतलब जो भी गुड्स एक्सपोर्ट होगा वो इस डिपार्टमेंट के कंट्रोल और सुपरविजन में होगा, राइट। दैट मीन्स ये डिपार्टमेंट पूरा कंट्रोल रखने वाली है कि कितना गुड्स एक्सपोर्ट हुआ, कितना गुड्स इंपोर्ट हुआ। हमारा बजट आता है, राइट, बजट में ये दिखाया जाता है कि भाई इंडिया डेफिसिट में चल रहा है। दैट मीन्स हमारी एक्सपोर्ट जो है वो तो कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, मतलब हम फॉरेन कंट्री से ज्यादा गुड्स परचेज कर रहे हैं और फॉरेन कंट्रीज में गुड्स हमारा कम जा रहा है। तो वो जो एस्टिमेशन निकल कर आया उसके लिए भी तो गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ मेजर्स अडॉप्ट किए होंगे। तो ये जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ये क्या करता है, ये इसी चीज की सारी इंक्वायरी रखता है कि भाई कितने गुड्स तो एक्सपोर्ट हुए हैं और कितने इंपोर्ट हुए हैं, राइट। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये क्या है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। देखिए क्या है, पहली चीज तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। यहां से क्या आता है, नॉन प्रॉफिट, मतलब यहां पे जो मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, ये एक एनजीओ की तरह काम कर रही है, नॉन गवर्नमेंटल भी हो गई और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो गई, ठीक है। यहां पे जो भी काम किया जाएगा उसका मोटिव प्रॉफिट नहीं है, वेलफेयर, राइट। The basic objective of Export Promotion Council is to promote and develop the country's export of particular products falling under their jurisdiction. इसका मतलब यहाँ पे एक तरीका बनाया जाता है कि भाई हमारी कंट्री भी कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करे। कंट्री को इतना कैपेबल बनाया जाता है कि गुड्स को एक्सपोर्ट करने में कंट्री क्या हो, सेल्फ कैपेबल हो, ताकि हम भी फॉरेन करेंसी अर्न कर पाए, ठीक है। क्योंकि अगर हम सिर्फ फॉरेन करेंसी पे करते रहेंगे, सारी चीजें इंपोर्ट करते रहेंगे, दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहेंगे, तो कल को हमारा जो रिजर्व वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उसका इनकम सोर्स भी तो होना चाहिए, कोई ऐसे गुड्स भी तो होने चाहिए जो हम एक्सपोर्ट करें। तो उस कंट्री को इतना डेवलप करना कि गुड्स इजीली एक्सपोर्ट किए जा सके, या फिर कोई ऐसा स्पेशल प्रोडक्ट डेवलप करना जिसे हम एक्सपोर्ट करेंगे और फॉरेन करेंसी अर्न करेंगे, राइट। नेक्स्ट, कमोडिटी ऑफ द बोर्ड देखते हैं, ये क्या है। Commodity board are the board which have been specially established by the government of India for development of production of traditional commodities। देखिए बेसिकली अगर इंडिया की बात कीजिए तो यहाँ पे ट्रेडिशनल गुड्स की बहुत ज्यादा डिमांड होती है फॉरेन मार्केट में। कई बार फॉरेनर्स इंडिया आते हैं तो यहाँ पे जो हाथ से बनी हुई चीजें हैं जो फॉरेन में इजीली अवेलेबल नहीं होती, जो पुराने टाइम के गुड्स होते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा डिमांड होती है।
तो जो ये कम्युनिटी बोर्ड से ही देखते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे गुड्स है जो बहुत पुराने टाइम के और फॉरेन कंट्री में इसकी डिमांड हो सकती है, तो इन्हीं गुड्स को क्या करेंगे हम एक्सपोर्ट करेंगे और इसी से हम क्या करेंगे फॉरेन रिजर्व अर्न करेंगे। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल। अब देखिए बात आती है इंस्पेक्शन की, तो मतलब यहाँ पे क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा ये सब काम सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। इंस्पेक्शन मींस किसी के ऊपर कंट्रोल रखना, किसी के ऊपर विजिलेंस रखना। तो देखिए द एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया वाज सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963। देखिए बात आती है सेक्शन क्या चीज होती है। जैसे हम चैप्टर्स लिखते हैं अपने कि भाई चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, और ये मान के चलिए जो एक्ट है ये आपका एक सब्जेक्ट हो गया और उसका ये चैप्टर नंबर हो गया, ठीक है। तो इस एक्ट के चैप्टर नंबर या सेक्शन 3 के अंदर लिखा हुआ है कि भाई हमको एक एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल बनानी होगी और उसका काम क्या होगा, एक्सपोर्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करना, कि भाई जो गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है वो उसकी क्वालिटी क्या रहेगी या किस क्वालिटी का गुड्स एक्सपोर्ट हो सकता है, उस चीज को देखना, उस चीज को इंस्पेक्ट करना, राइट। नेक्स्ट थिंग इज इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बेसिकली क्या लिखा हुआ है, द इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप ऑन 1 जनवरी 1992 अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। देखिए पहले चलता था कंपनीज एक्ट 1956, अब इसको चेंज करके कंपनीज एक्ट 2013 कर दिया गया है। तो जहां जहां आपको सेक्शन कंपनीज एक्ट 1956 दिख रहा है वहीं पे आप 2013 लिखेंगे, ठीक है। The ITPO was formed by merging the two erstwhile agencies with Trade Development Authority, means यहाँ पे क्या हुआ, कोलैबोरेशन हुआ दो टाइप की इंडस्ट्रीज का। पहली चीज थी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड दूसरी थी ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब देखिए इनका काम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंटेन्स रेगुलर एंड क्लोज इंटरेक्शंस विद द ट्रेड इंडस्ट्रीज एंड द गवर्नमेंट। दैट मींस जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ क्लोज कनेक्शन रखना कि भाई आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, हमें डिटेल्स दो कितना एक्सपोर्ट करोगे, उस हिसाब से आपके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो सारी इंडस्ट्रीज के ऊपर कंट्रोल रखने का काम किसका है, ITPO का काम है, राइट। नेक्स्ट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। देखिए एज द नेम सजेस्ट, the Indian Institute Foreign Trade is an institution that was set up in 1963 by the Government of India as an autonomous body registered under the Society Regulation Act with the prime objective of professionalizing the country's foreign trade management. That means जो भी चीज आप एक्सपोर्ट करने वाले हो या जो भी चीज आप फॉरेन कंट्रीज के साथ डील करोगे तो आपको उसमें क्या होना पड़ेगा, प्रोफेशनल। मींस आपको ये चीज पता होना चाहिए कि चीजें किस तरीके से होती हैं। तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी, आपको डेमोज दिए जाएंगे, आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप गुड सेल करोगे, कैसे आपका पेमेंट आएगा और कैसे आप गवर्नमेंट से रिफंड क्लेम कर सकते हो। तो पूरे प्रोसेस की जानकारी या पूरे प्रोसेस की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जाती है, राइट। नेक्स्ट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकिंग। अब देखिए क्या होता है, कई बार जब हम गुड्स फॉरेन कंट्रीज में भेजते हैं तो हर कंट्री का जो पैकिंग होती है गुड्स की वो अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कई बार कुछ कंट्रीज में हम इंडिया जिस तरीके से पैक करते हैं गुड्स को वहां पे अलाउड नहीं होता या उनका एक अलग प्रोसीजर होता है पैकिंग का। तो जिस कंट्री में आप गुड्स को भेजोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको पैकिंग भी करनी पड़ेगी और वो चीज कौन देखेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकिंग। देखिए The Indian Institute of Packing was set up by the National Institute jointly by the Ministry of Commerce, जिसके बारे में हमने अभी बात करी थी, और Government of India. Indian Packing Industries Allied Interest 1966. Its headquarter in the principal laboratory situated at Mumbai. First thing is ये कहाँ पे situated है, बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है। It is a training cum research institute pertaining to packaging and testing. That means जो गुड्स जा रहा है उसकी किस तरीके से पैकेजिंग होनी चाहिए, कैसे उस गुड्स की टेस्टिंग होगी, क्या वो गुड्स भेजने लायक है, क्या उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन या नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, वो सारी चीजें देखने का काम किसका है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का काम, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज स्टेट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाट इज स्टेट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस? देखिए, a large number of domestic firms in India found it very difficult to compete in the world market. At the same time, the existing trade channels were unsuitable for promoting the exports and bringing the diversification of trade in the countries. अब देखिए क्या है
कि अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट में हमें क्या करना है भाई, बिजनेस बढ़ेगा क्योंकि बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। अभी तक हम डोमेस्टिक मार्केट की बात कर रहे थे, आज हम फॉरेन मार्केट की बात कर रहे हैं। तो किस तरीके से हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, कैसे गुड्स को अलग अलग जगह भेजा जा सकता है, वो देखने का काम किसका है, स्टेट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस का, राइट। Students, we will discuss our next topic, that is World Bank, in our next video. Till then, take care and goodbye.